ओके जी, आज का जो हमारा लेक्चर है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का वो लाइम एंड सीमेंट पे है। इससे पहले हम स्टोन्स, ब्रिक्स, टाइल्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट मटेरियल है वो लाइम और सीमेंट है। ये लाइम और सीमेंट दोनों ये जो मटेरियल्स हैं ये बाइंडिंग मटेरियल्स के तौर पर यूज होते हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं वो मेनली लाइम और सीमेंट होते हैं। जो लाइम है वो प्रीवियसली यूज होता था, अभी इसका यूज जो है वो कम हो चुका है। अभी जो है वो प्रॉपरली सीमेंट यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन में। लाइम के कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिस वजह से इसका यूज कम हो गया। उसमें ये था कि इसकी इरोजन होती है और एसी रेन इसको डिस्टर्ब करती है। तो लाइक जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल या लाहौर की कुछ बिल्डिंग्स हैं, तो उनमें लाइम यूज हुआ है। लेकिन जो ताजमहल स्पेशली उसमें एसी रेन की वजह से उसकी सरफेस बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, जिस वजह से वहां पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्लांटेशन की गई। तो इन्हीं वजूहात की वजह से जो है लाइम को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जा रहा। ओके, लाइम में जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जो कि लाइमस्टोन जो हमारे पास नेचुरली मटेरियल आता है उसको हीट करने से हमारे पास लाइम बनता है, जिसमें मेनली कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको पानी के साथ मिला के फर्दर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड को मेनली क्यूक लाइम कहा जाता है। अब ये वाइट होता है, कॉस्टिक होता है, एल्कलाइन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। प्योर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट 2570 डिग्री सी है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.08 है। कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा होता था, अभी बहुत कम हो चुका है यूज इसका। लाइमस्टोन, कंकर या शेल्स ऑफ सी एनिमल्स को बर्न करने से ये हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसमें कंकर क्या है, जब अगर अर्थ का स्ट्रेटा देखें उसमें हम बीनीथ सॉइल जाएं, सॉइल के नीचे जाएं तो वहां पे कंकर आता है। अगर आप लोगों ने ये देखा हो कि बोरिंग जब होती है किसी जगह पे पानी के लिए, तो वहां से पहले उसमें से क्ले आती है, फिर सैंड आती है, उसके बाद कंकर आता है। ठीक है, क्ले की कलर में होता है ये। ठीक है, बजरी की तरह का, ग्रेवल की तरह का, बहुत बारीक सा। ठीक है, तो वो चीज जो है उसको बर्न करने से भी लाइम जो है वो हासिल किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज है कुछ इसकी, इजीली वर्केबल है, पोजेसेस गुड प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक भी शो करता है, मॉइस्चर से रेजिस्टेंस है, स्टिफन्स इजीली, जल्दी स्टिक हो जाता है, अडहेयर्स टू मशीनरी यूनिट्स, अडहेजन है इसकी, टिका रहता है। ठीक है, ड्यूरेबल ड्यू टू द लो श्रिंकेज इन ड्राइंग, जब ड्राई होता है तो श्रिंक नहीं होता ये। ठीक है, और ड्राई भी जल्दी हो जाता है, ये भी है। अब इसमें कुछ टर्म्स है। कैल्सिनेशन क्या है? सिंपल हीटिंग ऑफ द लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड है मेनली उसको हीट करना है। क्विक लाइम क्या है? जो कि कैल्सिनेशन के बाद जो हमें मिलेगा मटेरियल, दैट इज क्विक लाइम। लंप लाइम क्या है? अगर केल्स में जब ये बनाया जाता है तो उसके लम्प्स बन जाए, उसके जो है वो उसमें छोटे छोटे पीसीज की फॉर्म में, दो चार कुछ, मतलब पाउडर फॉर्म में नहीं होगा ये। ठीक है, तो वो लम्प्स बने होंगे। फैट लाइम ऐसा लाइम जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होता है। स्लैकिंग, पानी के साथ जब मिक्स किया जाता है क्विक लाइम को तो हीट प्रोड्यूस होती है, उसके बाद जो लाइम बचता है उसको स्लैक्ड लाइम कहते हैं और इस प्रोसेस को स्लैकिंग कहते हैं। इसकी सेटिंग क्या है कि पानी के साथ मिक्स होके ये हार्ड होता है।
दो तरह की इसकी सेटिंग आगे आएगी कि पानी के साथ और एयर के साथ। एयर में भी मेनली कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके इसको हार्ड करने में सेटिंग में हेल्प करती है, या पानी अगर मिक्स कर दी। हाइड्रोलिसिटी और हाइड्रोलिक लाइम, इसकी दो टाइप्स हैं मेन, जो हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक लाइम वो होता है जो कि पानी के साथ मिक्स होके ड्राई होता है, ठीक है। ड्राई सेटिंग होती है उसकी, ठीक है, जो जिसको कहते हैं हम हार्ड होना, ठीक है। और जो नॉन हाइड्रोलिक लाइम है वो पानी के बगैर ही जो है उसकी सेटिंग होती है। अभी देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, जो कि लाइमस्टोन मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या सी शेल्स, कंकर, कोरल्स वगैरह, ये सारे बजरी के टाइप, ग्रेवल की, जैसे मैंने बताया कि कंकर जो है वो जमीन से निकलता है। तो इसको हम बर्न करते हैं, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो उससे क्विकलाइम बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ठीक है। उसमें अगर हम पानी ऐड करते हैं जिसको हम स्लैकिंग प्रोसेस बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लैक्ड और हाइड्रोलिक लाइम जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर यही जो स्लैक्ड लाइम है इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो एयर से, तो कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बन जाता है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा पूरा लाइफ साइकिल है। हाई कैल्शियम लाइम, जिसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होगा, अप टू 93 और 95% तक होगा, और इम्प्योरिटीज लेस देन 5% होंगी। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्ट जो है वो लाइमस्टोन जैसे प्योर फॉर्म में होगा, उसको उसकी कैल्सिनेशन की जाती है, जैसे हमने यहाँ पे इस साइकिल में भी देखा। तो उससे हमारे पास ये लाइम बनता है। ये यूज फॉर प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग और मोटर्स में। मोटर क्या होता है, जो जिसमें सीमेंट, सैंड और पानी का मिक्सचर जो होता है, ठीक है, जो कि हम जिसको हम आम जुबान में मसाला कहा जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। तो अब जो मोटर है उसमें सीमेंट भी यूज हो सकता है, लाइम भी यूज हो सकता है, तो वो लाइम मोटर होगा या सीमेंट मोटर होगा, ठीक है। पुअर और लीन लाइम, जिसमें इम्प्योरिटीज जो है वो ज्यादा होती हैं 5% से, ये प्लास्टर के लिए यूज होता है। हाइड्रोलिक लाइम, जो कि वाटर की प्रेजेंस में जो है वो सेटिंग होती है इसकी, जहां भी ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ये प्लास्टरिंग के लिए यूज नहीं होता, प्लास्टर वगैरह के लिए यूज नहीं होता, ये ज्वाइनिंग के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। अब इसकी आगे फर्दर तीन टाइप्स है, फीबली हाइड्रोलिक, मॉडरेटली हाइड्रोलिक और एमिनेंटली। तो फीबली हाइड्रोलिक जिसमें 15% एल्यूमिना या सिलिका, ये दोनों होंगे। एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। और जिसमें 25% तक होंगे वो मॉडरेटली और एमिनेंटली अप टू 30%, ठीक है। अब जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी, ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट कम होगा, इनका कंटेंट बढ़ जाएगा इन दोनों चीजों का, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड का कंटेंट कम हो जाएगा। सो ये जो हाइड्रोलिक लाइम है इसमें भी ये जो थर्ड टाइप है, ठीक है, इसमें जो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो अब ये ऑलमोस्ट सीमेंट का जो है ना वो सब्स्टिट्यूट बन जाता है, अल्टरनेट बन जाता है। मतलब सीमेंट वाले कंटेंट्स या सीमेंट वाली कंपोजिशन इसमें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा ना ये कैल्शियम ऑक्साइड 40 से 60% तक, तो एमिनेंटली हाइड्रोलिक में जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है वो 40% होगा, और सीमेंट में कितना है 35%। ओके, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज करीब करीब है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक लाइम हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हाइड्रोलिक लाइम सेट्स अंडर वाटर एंड नॉन हाइड्रोलिक लाइम
नीड एयर टू कार्बोनेट और देयरफॉर सेट, उसकी सेटिंग के लिए। अब इसकी ये कुछ टाइप्स हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ई, एफ। तो क्लास ए है एमिनेंटली हाइड्रोलिक, ये स्ट्रक्चर वर्क में यूज होता है, सिंपल सीमेंट के जो है वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर। और क्लास बी जो है सेमी हाइड्रोलिक, ये कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, सिंपल। ये जो आर्क डूम्स है ना, ये जो जैसे मस्जिद में अक्सर ऐसे बने होते हैं ना स्ट्रक्चर्स डोर्स के ऊपर, वो उसको बोला जाता है। फैट लाइम इट कैन बी यूज फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग, क्योंकि इसमें जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये इसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। ये मोटर में भी यूज होता है विद द एडिशन ऑफ पोजोलैनिक मटेरियल। पोजोलैनिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं, एडमिक्सचर्स जिनको बोला जाता है। जैसे कि अब इसमें क्या आ जाता है, दो तरह के आर्टिफिशियल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। तो आर्टिफिशियल में जो है वो उसमें फ्लाई ऐश वगैरह या डस्ट वगैरह आ जाती है, और जो नेचुरल है उसमें जो वोल्केनिक इरप्शन से जो मटेरियल्स आते हैं वो यूज होते हैं। क्लास डी जो है वो फिनिशिंग कोट के लिए यूज होती है, मतलब डिफरेंट टाइप जगह पे ये अवेलेबिलिटी है, ये भी फिनिशिंग कोट के लिए यूज होती है। क्लास सी भी वैसे। क्लास ई कंकर लाइम, जो कि कंकर से बर्निंग ऑफ लाइम रिड्यूस, कंकर वगैरह को बर्न करने से मिलता है, ये भी मोटर में यूज होता है। क्लास एफ जो है ये अंडर कोट या फिनिशिंग कोट ऑफ द प्लास्टर के लिए यूज होता है। तो क्ले होती है इसमें मॉडिफाइड, इन सबका इसके जो कंटेंट्स है उनका क्या क्या पर्पस है। तो इट मॉडिफाइड स्लैकिंग एक्शन एंड गिव्स पावर ऑफ सेटिंग, डजंट अलाउ लाइम टू डिसॉल्व अंडर वाटर। तो ये हेल्प करता है कि अगर क्ले ना होगी तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, और स्लैकिंग एक्शन जो है उसका वो प्रॉपरली नहीं होगा। ओके, सो soluble silica lime becomes hydraulic when silica and alumina are present in chemical reaction with the carbonates। तो ये सबका इनका बताया हुआ कि इनका क्या रोल है। तो ये आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ये इस बुक से। मैन्युफैक्चरिंग में जो फैट लाइम है वो डायरेक्ट लाइमस्टोन को बर्न करने से मिलेगा, जो हाइड्रोलिक लाइम है वो कंकर, ठीक है, बर्न करने से जो है वो मिलेगा। तो नोड्यूलर कंकर कंकर होते हैं ये, क्यूरेटेड और ब्लॉक कंकर कंकर जो है वो यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो क्यूरेट कंकर्स हैं ये रिवर बैंक्स के करीब पाए जाते हैं, और न्यूड्यूलर कंकर जो है जैसे मैंने पहले बताया, जो सॉइल को अगर हम नीचे जाते जाएं, पहले सॉइल आएगी फिर सैंड आएगी उसके बाद कंकर आएगा। तो ये वाले दो टाइप्स हैं जिनको बर्न करने से हाइड्रोलिक लाइम हम जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अब इसकी इसकी जो स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है कैल्सिनेशन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पर कैल्सिनेशन होती है। सो अब नॉर्मल हम डायरेक्ट बर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जैसे इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के किल्स यूज होते हैं। तो दो तरह की किल्स है, इंटरमिटेंट किल्स। अब इसमें क्या होता है, इन विच द फ्यूल इज नॉट इन कांटेक्ट विद द लाइम, कि फ्यूल अलहदा बर्न हो रहा था, उसकी सिर्फ हीट जो है वो आ रही होती है जो हमारे लाइमस्टोन को बर्न करने के लिए या कंकर को बर्न करने के लिए सिर्फ हीट आती है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, बिग पाइप्स ऑफ लाइमस्टोन आर स्टोर्ड यूज्ड टू मेक अ सॉर्ट ऑफ आर्कन विद व्हिच स्मॉलर पीसेस ऑफ लाइमस्टोन आर लोडेड। तो वो क्या होता है कि डिफरेंट पाइप्स के थ्रू जो है वो उनको बर्न किया जाता है, कि पाइप्स में उनको रख दिया जाता है और हीट बाहर से उनको हीट प्रोवाइड की जाती है।
तो ये देखें, फायर इज लाइटेड बिलो द आग फार्म्ड विद द बिग पीसेस ऑफ लाइमस्टोन, तो उसके नीचे आग जलाई जाती है, ठीक है। मतलब आग में डायरेक्ट बर्न नहीं किया जाता, आग की हीट से इसको बर्न किया जाता है। कंटिन्यूस किल, वुड और चारकोल कुड बी यूज एज फ्यूल, इसमें फ्यूल ये यूज होता है। अल्टरनेट लेयर्स ऑफ 75 मिलीमीटर स्टोन एंड 6 मिलीमीटर कोल डस्ट आर फेड इनटू द किल, तो लेयर्स बिछा दी जाती हैं स्टोन, जो लाइमस्टोन है हमारा, वो तो बाद में बर्न होना है, जो सिंपल जो स्टोन होता है ना हीटिंग के लिए, और उसमें डस्ट वगैरह या क्ले, कोल डस्ट, वो उनकी लेयर्स जो है वो बिछा दी जाती हैं और उनको बर्न किया जाता है। टॉप शुड बी कवर्ड विद मड, उसके बाद मड से उसको कवर कर दे, लीविंग अ होल ऑफ 0.5 मीटर डायमीटर इन द सेंटर। बर्निंग प्रोसीड कंटिन्यूअसली एंड किल इज नॉट अलाउड टू कूल डाउन, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है वो बर्निंग होती रहती है। बर्न्ड मटेरियल इज ड्रॉन आउट डेली एंड फ्रेश चार्ज ऑफ स्टोन एंड फ्यूल इज एडेड फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो उसमें जो लाइमस्टोन वगैरह वो ऐड होता रहेगा, तो ज्यादा बर्न हो जाते हैं उनको जाया कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये एक और टाइप भी है शाफ्ट किल, तीसरी टाइप। इसमें क्या होता है कि इस तरह वर्टिकल शाफ्ट होती है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये फ्यूल है, ये बर्न होगा, एयर भी इसमें कुछ प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ से लाइमस्टोन ऐड किया जाता है, और ये बर्न होते होते ये नीचे की तरफ आता रहता है, ठीक है। तो दो मोटर जो है मैंने आपको बताया कि मिक्सचर है, जिसमें पानी यूज होगा, सैंड यूज होगी, और तीसरी चीज जो है वो सीमेंट या लाइम होगा, तो लाइम मोटर में वो लाइम होगा, ठीक है। तो is a type of motor composed of lime and aggregates such as sand and water, तो ये सब पुराने दौर में यूज होता था, ठीक है। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन टाइप्स ऑफ मोटर्स। तो ये जो है नॉर्मली जो हम सीमेंट यूज करते हैं उसका अल्टरनेट के तौर पर यूज होता है। अभी भी इसका यूज है लेकिन कम हो गया है, ठीक है। वाइट वॉशिंग वगैरह में, फिनिशिंग में ये यूज होता है, मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन में ज्यादा वो सीमेंट ही यूज होता है। Why we use lime? Lime allows building to breathe, मतलब एयर क्रॉसिंग होती रहती है इसमें। कंफर्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, गुड एडहेसिवनेस, एडहेसिवनेस इसकी अच्छी है, जल्दी जो है वो स्टिक हो जाता है। कैन प्रोटेक्ट एडजेसेंट मटेरियल्स, जो उसके साथ लाइक जो भी ब्रिक्स वगैरह यूज हो रही है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन तो देनी है, वो सीमेंट भी देता है। तो ड्यूरेबल व्हेन केयरफुली यूज, कंटिन्यूज टू हेल्थी एनवायरनमेंट, कंट्रीब्यूट टू हेल्थी एनवायरनमेंट। क्यों बोला? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, ठीक है। एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जिस वजह से वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो क्या होगा कि वो ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से अर्थ के टेम्परेचर में उसका रोल ज्यादा है, तो अर्थ का टेम्परेचर हाई हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर ये हम यूज करेंगे तो ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, ठीक है, लाइम सेटिंग एरिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी। सेल्फ फीलिंग है, ये भी इसमें इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कहीं से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, कोई फ्लॉ आता है, तो ये सेल्फ हीलिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सीमेंट। So cement is a binder. We already discussed about this. A substance used in construction that sets and hardens and can bind other materials together. तो मोटर में यूज होता है, कंक्रीट की फॉर्म में भी ये यूज होता है। मोटर में सिंपल सैंड, वाटर और सीमेंट मिक्स किया जाता है, और कंक्रीट में साथ में ग्रेवल ऐड हो जाता है, which is a combination सीमेंट एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल। We discussed about this. प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? स्ट्रेंथ देता है, स्टिफन्स या हार्ड जल्दी हो जाता है, possess good plasticity, excellent building material, easily workable, ये इसकी प्रॉपर्टी। यूजेस मोटर में फॉर मेकिंग जॉइंट्स ऑफ पाइप्स, जो हमारे वाटर ट्रांसफर सिस्टम्स है ना, वाटर सप्लाई सिस्टम्स है, वहां पे सीमेंट के पाइप यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट्स बनाने में हेल्प, मतलब सीमेंट के जॉइंट्स भी बनते हैं, पाइप भी सीमेंट के बनते हैं, कंक्रीट वगैरह के। कंक्रीट में यूज होता है फॉर लेइंग फ्लोर, रूफ, स्टेयर्स, पिलर्स, ठीक है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री कास्ट पाइप्स, पाइल्स, फेंसिंग पोस्ट। प्री कास्ट पाइप्स कौन से होते हैं? बने बनाए पाइप जो होते हैं, और वो सीमेंट के बनते हैं, ठीक है।
सबको पता है वो यूज होते हैं। इट इज यूज इन इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लाइक डैम्स, टनल्स, ब्रिजेस, लाइट, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वहां पे यूज होना ही होना है। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाउंडेशंस, वाटर टाइट फ्लोर्स, फुटपाथ्स। It is used for the construction of wells, water tunnels, telephone cabins, roads, etc. तो इनका कंपैरिजन ये, इसका सीमेंट का कलर जो है वो ग्रीनिश शेड होता है, इसका व्हाइट और ग्रेश, ज्यादातर व्हाइट फॉर्म में ही होता है। डज नॉट स्लैक व्हेन सेटल्ड, स्लैकिंग नहीं होती इसमें। स्लैक्स व्हेन वेटेड विद द वाटर, ठीक है। स्लैकिंग में क्या होता है, स्लैकिंग प्रोसेस क्या है कि स्लैक्ड लाइम बनता है उसमें, ठीक है। और स्लैक लाइम क्या है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो इसमें वो प्रोसेस नहीं होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, स्लैकिंग नहीं होती, इसमें होती है। Set rapidly when mixed with water, set slowly when mixed with water. Artificial cement possess more strength, इसकी strength कम होती है। Can be used for important and heavy engineering with water structures, cannot be used for important and heavy structures, ठीक है। तो जैसे कि अभी जैसे डैम वगैरह है, वो हैवी स्ट्रक्चर्स है, वहां पे लाइम यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसने खराब हो जाना है। तो ये इसकी कंपोजिशन है, हमने पहले टेबल में भी देखी, वही चीजें हैं। लाइम, अब सीमेंट में भी लाइम होता है, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मेनली, ठीक है। सो ये 35 से 40% तक है। अगर ये सही प्रोपोर्शन में होगा 35 से 40, थोड़ा बहुत 1-2-4% और भी ऊपर नीचे हो सकता है, ये उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तब भी ये उसको क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करने लग जाएगा या अनसाउंड होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर लेस अमाउंट में होगा तो क्या करेगा, जल्दी जो है वो सेटिंग होगी इसकी, ओके। सीमेंट जल्दी जो है वो सेट होगा और उस वजह से भी जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, ठीक है। सिलिका, सो ये स्ट्रेंथ देता है क्योंकि इसकी वजह से डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स बनते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन है तो कैल्शियम तो मौजूद है वहां पे हमारे पास। तो जब ये ड्राई कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स बनेंगे तो ये स्ट्रेंथ ज्यादा करेगा उसकी। एक्सेस अमाउंट जो है वो क्या करती है, ज्यादा स्ट्रेस देती है, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा देती है, लेकिन सेटिंग टाइम जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, ठीक है। सेटिंग टाइम भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक इनिशियल सेटिंग टाइम है, जैसे अगर हमने जब कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए हैं, जो ब्रिक्स बनाई थी, तो पहले वो थोड़ी देर के लिए हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, उसको हम अपना जो मोल्ड होता है उसमें से नहीं निकालते, तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। उसके बाद हम उसको निकाल के रख देते हैं, वो फिर फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का क्लियरली डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। Alumina, it imparts quick setting quality to cement and act as a flux and lowers the clinkering temperature. It excess amount reduces the strength. तो एल्यूमिना की वजह से उसकी सेटिंग जो है वो क्विकली होने की वजह जो है एल्यूमिना है। अगर ज्यादा होगा तो वो स्ट्रेंथ को कम करेगा। आयरन ऑक्साइड, it provides color, hardness and strength to the cement and also help the fusion of raw material during manufacturing of the cement. फ्यूजन ऑफ रॉ मटेरियल का क्या मतलब है कि आयरन ऑक्साइड अगर है तो अगर उसमें कोई रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो उसको मॉडिफाई करके उसको प्रोसेस करके उसमें मिक्स कर देगा अच्छे से। Magnesium oxide, if it is present in small amounts, impart hardness and color of the cement, while its excess makes the cement unsound. अगर ये ज्यादा अमाउंट में होगा तो भी वो उसको उसकी स्ट्रेंथ को कम करेगा। Sulfur trioxide, it is present in very small amount, it makes the cement sound, and if present in excess, it causes the cement to become unsound. अनसाउंड का वर्ड यूज हो रहा है, अनसाउंड का मतलब उसकी स्ट्रेंथ को ही कम करना है, ठीक है। साउंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। So alkalis, they should be present in small quantities and in excess amount cause efflorescence. जो रिफ्लेक्शन कॉज करेंगे अगर ज्यादा अमाउंट में होंगे। हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं इसमें, अल्कली ऑक्साइड्स, ठीक है।
उसमें पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। अगर 1% से ज्यादा अमाउंट होगी इसकी तो कंक्रीट जो है जिसको हम सीमेंट से बनाएंगे, सीमेंट ग्रेवल सैंड वगैरह से, वो फेलियर की तरफ जाएगा, मतलब वो क्रैक हो जाएगा अगर इसकी अमाउंट जो है अल्कलीज की 1% से ज्यादा होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, if the content of magnesium oxide exceeds 15% it causes the cracks after mortar or concrete hardening। तो अगर ये इसकी अमाउंट ज्यादा होगी तो क्रैक्स आएंगे। तो सीमेंट फैक्ट्री के लिए साइट कहाँ पे होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए? क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। क्लाइमेट कंडीशन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, टेम्परेचर भी आ जाएगा, मॉइस्चर, मेनली मॉइस्चर आ जाएगा। ऐसी जगह पे जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पे हम सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी स्टोरेज में मुश्किल होगी, मैन्युफैक्चरिंग में मुश्किल होगी, क्योंकि पानी के साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हार्ड हो जाता है। ठीक है। Labor should be easily and cheaply available. Electronic power or fuel should be available. Cement factory should be near to the market of sale. ठीक है, सेलिंग, ताकि सेल में मसला ना आए। The bearing capacity of the soil at the site must be adequate to take the thrust of the machinery, machine safety। तो वहां पे जो बेरिंग कैपेसिटी बेसिकली होती है कि वो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी क्ले ऐसी जगह है, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे हैवी मशीनरी नहीं यूज हो सकती, वो जमीन खराब होने लग जाएगी। तो ये चीज होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। A sufficient quantity of drinking water should be available. A raw material should be easily and continuously available at the proposed site। के फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए जिसको प्रोसेस करके हमने सीमेंट बनाना है। General facilities such as medical, recreation center, schools and colleges should be available near to the proposed site। मैन्युफैक्चरिंग में इसके दो प्रोसेस है, वेट प्रोसेस और ड्राई, लेकिन सब में प्रोसेस जो स्टेप्स हैं सेम है कि रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है, फिर हमने क्रशिंग, ग्राइंडिंग या मिक्सिंग करनी है, बर्निंग करनी है और ग्राइंडिंग फिर एट दैट। ठीक है। तो ये वेट प्रोसेस है, इसमें कैल्केरियस मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्साइड्स होंगे, और आर्गिलेशियस मटेरियल्स वो मटेरियल्स होंगे जिसमें एल्यूमिना, सिलिका या आयरन ऑक्साइड आ जाते हैं। मतलब अगर हमारा रॉ मटेरियल जो है उसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे, अदरवाइज ये मेथड फॉलो करेंगे। तो इसमें क्रशिंग करेंगे, उसकी उनको स्टोर करेंगे। सिलोस जो है वो कंटेनर्स होते हैं मेटल वगैरह की, उसमें स्टोर किया जाता है। पानी के साथ वॉश करेंगे और फिर बेसन में, बेसन एक तरह का जिस तरह एक पाउंड होता है, जैसे स्विमिंग पूल होता है उस तरह का बेसन होते हैं, तो वहां पे इसमें स्टोर करेंगे क्योंकि पानी के साथ होना है। फिर उसके चैनल्स बना के उसको मूव करवाएंगे, ग्राइंडिंग होगी, फिर करेक्शन बेसन के उसमें जो मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका जो कि वेस्ट है उनको सेपरेट कर दिया जाएगा और फिर स्टोर कर दिया जाएगा। सो ये ड्राई प्रोसेस है, इसमें सिंपल हमने रॉ मटेरियल कलेक्ट किया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर उसकी बर्निंग होगी, प्रोसेसिंग में सॉर्टिंग वगैरह, उसको सफाई वगैरह, उसको जो है वो सीव किया जाता है। ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव कर दिए जाएं, प्री ब्लेंडिंग वगैरह, रा ग्राइंडिंग एंड ब्लेंडिंग, फिर उसकी मिक्सिंग होगी और थोड़ी सी ग्राइंडिंग भी होगी, फिर उसकी बर्निंग होगी और फिर एट द एंड दोबारा से ग्राइंडिंग होगी और फिर उसकी पैकिंग होकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। The cement which is found when calcareous or argillaceous raw materials are mixed and burnt in rotting kiln is known as cement clinker। मतलब जिसमें ये दोनों मटेरियल्स को, कैल्शियम वाले मटेरियल्स या एल्यूमिना और सिलिका वाले मटेरियल जो हैं उनको इकट्ठा जो है वो मिक्स करके बंद किया जाएगा, तो वो जो सीमेंट बनेगा सीमेंट क्लिंकर होगा। इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 40% तक, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट, ये कंटेंट होंगे। तो इनका क्या फंक्शन है? तो ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? जनरेट्स हीट मोर रैपिडली, हाइड्रेट्स मोर रैपिडली, मतलब इसकी हाइड्रेशन जल्दी होगी, पानी के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, पोजेस लेस रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक एंड डेवलप्स इज अर्ली स्ट्रेंथ, उसको जल्दी स्ट्रॉन्ग कर देगा। वो भी एक तरह का उसमें जो है ये होगा कि केमिकल अटैक और जो है
बाकी प्रॉब्लम्स है उसमें, क्रैक वगैरह भी आ सकते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट, इट इम्पार्ट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, offers more resistance to the chemical attack, hardens more slowly and hydrates slowly। तो जितना स्लो जो है वो हार्ड होगा तो वो फायदेमंद होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, it is weak against sulfate attack, react fastly generating a large amount of heat, does not contribute to dwell strength, causes initial setting of cement, जल्दी उसको सेटिंग कर देगा उसकी। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट, poor cementing, comparatively inactive, react slowly and generate low heat। ये सारे इनके जो है वो फंक्शंस हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इस टर्म्स में, क्लिंकर के टर्म्स में, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट आर कंट्रोल्ड बाय कैल्शियम ट्राई सिलिकेट और कैल्शियम डाई सिलिकेट। जो स्ट्रेंथ को ये दो चीजें कंट्रोल करती हैं, इनका हाई कंटेंट क्या है, जल्दी हार्ड करेगा उसको, अर्ली स्ट्रेंथ देगा विद हाई हीट जनरेशन और लेस रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक। और अगर इन दोनों की अमाउंट कम होगी तो स्लो हार्डनिंग होगी, जो कि बेनिफिशियल है। मच मोर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विद लेस हीट जनरेशन, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक। तो ये इनका लो कंसंट्रेशन इनकी प्रेफरेबल है। सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट हाइड्रेशन, the chemical reaction between cement and water is called hydration, we know that। setting of cement, जब पानी के साथ मिक्स करेंगे तो वो एक स्टिफ और स्टिकी पेस्ट बन जाएगा, which remains plastic for a short period, फिर उसके बाद वो हार्ड हो जाएगा। With the passage of time, the plasticity gradually disappears and cement paste becomes stiff due to the initial hydration of the cement। This phenomena, by virtue of which the plastic cement change into a solid mass, is known as setting of the cement। तो ये सेटिंग का ये पर्पज होता है, ठीक है। ड्राई होना समथिंग डिफरेंट, सेटिंग उसकी प्रॉपर, उसका हार्ड हो जाना अपनी शेप में, वो सेटिंग होता है। hardening of the cement, on setting the cement binds the aggregate into a solid mass। binds aggregate का क्या मतलब, उसके जो भी चीज उस सीमेंट के साथ होगी उसको हार्ड कर देगा। जैसे अगर हम ब्रिक्स लगाते हैं तो ब्रिक्स के दरमियान या उनके सेंटर में या उनके आपस में दरमियान लगाते हैं तो वो उनको हार्ड कर देता है, उनके साथ स्टिक हो जाता है। which gain strength as the time lapses, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाती है, till the hydration of cement is complete। Thus, the phenomena by virtue of which the cement paste, which is finally set, well strength, is known as hardening। तो उसकी जो उसका सेट हो जाना, उसका हार्ड हो जाना, वो सेटिंग है, और उसका स्ट्रॉन्ग हो जाना, मजीद उसमें स्ट्रेंथ आ जाना, तो वो हार्डनिंग है। तो इसके लिए सीमेंट के लिए टेस्ट होते हैं, फाइननेस टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट के कितना वो फाइन मटेरियल्स हैं, उसमें सीव टेस्ट होता है, सरफेस एरिया टेस्ट होता है। तो सीव क्या है, सिंपल जो है वो सीव से इसको गुजारा जाता है। द मैक्सिमम रेजिड्यू आफ्टर सीविंग थ्रू अ 90 माइक्रोन international standard sieve should be limited to 10% by weight for ordinary Portland cement and 5% by weight for rapid hardening Portland cement। अब ये 10% का क्या मतलब कि सीव किया जाए जब उसको, तो जो मटेरियल ऊपर आ जाता है ना सीव के, ठीक है। सीव क्या होता है बेसिकली, ये स्टैंडर्ड सीव यूज होती हैं, जो कि उसको जैसे हमने किया भी था सीविंग, जब हमने वो बना रहे थे, ब्लॉक्स बना रहे थे, तो सीव करके हमने सैंड को यूज किया था। तो अब इसके सीमेंट के लिए क्या है कि जब उसको सीव किया जाए 90 माइक्रोन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीव से, तो 10% से ज्यादा जो है ना वो मटेरियल सीव के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सरफेस एरिया टेस्ट ये भी उसकी फाइननेस को बताता है। अब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ द सीमेंट जो है वो होना चाहिए। Consistency test, this test is used to determine the percentage of water required for preparing the cement paste of the standard consistency for other tests। It is performed with the help of Vickers apparatus। तो ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें जस्ट हमने इसका यही याद रखना है। सेटिंग टाइम टेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनिशियल एक सेटिंग टाइम होता है, एक फाइनल। तो इन दोनों को इन दोनों टर्म्स को यूज करते हुए उसका सेटिंग टाइम हम टेस्ट करते हैं कि कितनी देर में वो सेटिंग हो रही है उसकी। ये देखें, इनिशियल सेटिंग जो है वो
30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग जो है वो 10 आवर्स। तो ये इतना हो सकता है टाइम, ठीक है। Soundness test to perform, it is performed to detect the presence of uncombined lime and magnesia in the cement. It is tested with the Lee Chartres apparatus. Tensile strength test, सिंपल उसके डिफरेंट मोल्ड्स बना के जो ब्रिकेट्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है। तो अगर 3 डेज के लिए हम उसको क्यूरिंग कर रहे हैं उसकी, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, और अगर 7 डेज के लिए करें तो 2.5। तो टाइम के लिहाज से हमने देखा भी था कि टाइम के लिहाज से टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी करती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, अब ये सिंपल उसके जो क्यूब बना के सिलेंडर्स बना के, जैसे हमने जो है वो अभी ये कंक्रीट की कर रहे हैं बेसिकली हम, तो कंक्रीट के हम सीमेंट के भी ब्लॉक्स बना सकते हैं कंक्रीट ऐड किए बगैर, बजरी ऐड किए बगैर। तो उसकी जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो 11.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक मिनिमम होनी चाहिए। 2 डेज अगर हम क्योरिंग करें, और 17.5 होनी चाहिए अगर 7 डेज हम क्योरिंग कर रहे हैं। कलर फील्ड टेस्ट क्या हो सकते हैं इसके लिए, कि फील्ड में रहते हुए ऑन द फील्ड ऑन द स्पॉट हमने क्या टेस्ट करना है। कलर ऑफ द सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्मली ग्रीनिश ग्रे। यूनिफॉर्मली ग्रीनिश का क्या मतलब है, क्या एक जैसा कलर होना चाहिए उसका। फिजिकल प्रॉपर्टीज शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन फिंगर्स। तो उसको हम हाथ से पकड़ के अगर फील करते हैं, उसको रबिंग करते हैं उसकी, ठीक है, तो स्मूथ होना चाहिए। इफ इट इज फेल्ट रफ, इट इंडिकेट्स अडल्ट्रेशन विद सैंड, कि सैंड उसमें ज्यादा है, इसका ये मतलब होगा। व्हेन हैंड इज thrusted into a bag of cement, it should feel cool and not warm. अगर हम हाथ अपना सीमेंट के बैग में डालते हैं तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए, हीटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। A handful of the cement thrown in the water should float in case of what good quality cement, and it sinks if it is contains impurities. एक हाथ से सीमेंट को उठाएं और उसको पानी में फेंक, ठीक है। तो अगर वो फ्लोट करता है, ठीक है, तो वो अच्छी क्वालिटी है। अगर वो नीचे चला जाता है, पानी में नीचे जाके बैठ जाता है, इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटीज है, सैंड ज्यादा है और इम्प्योरिटीज है, जो कि उसका वेट ज्यादा है और वो नीचे बैठ। Strength, it is determined by making a thick paste of cement with water on a piece of thick glass and is kept under water for 24 hours. The paste should set and not crack. तो वो उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। ग्लास के ऊपर उसको पेस्ट बनाओ और उसको छोड़ दो। अगर क्रैक्स आते हैं तो वो स्ट्रेंथ उसकी कम है। लम्प्स अगर है, एनी लम्प फाउंड इन द सीमेंट बैड बैग शुड बी प्रोवाइड पाउडर्ड बाय pressing between the thumbs and the forefinger. If it does not turn into powder form, the cement is considered can be spoiled by air setting and should be rejected. अगर उसमें लम्प्स बने हुए हैं और उसको लम्प्स बन जाते हैं नॉर्मली, अगर उसको हम हाथ से उसको प्रेस करें और वो टूट जाए और वो पाउडर फॉर्म में आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो ठीक है। अदरवाइज वो अगर ज्यादा हार्ड हो चुका है तो वो या तो एयर मॉइस्चर से, एयर में जो मॉइस्चर उस वजह से वो हार्ड हो गया वो, और वो जाया है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। पोर्टलैंड सीमेंट जो हम नॉर्मली कॉमन सीमेंट यूज करते हैं, उसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये यूज होता है। मॉडिफाइड पोर्टलैंड, रैपिड हार्डनिंग, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंस, वाटर रिपेलेंट पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर प्रूफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट्स हैं और भी इसकी वैरायटीज हैं, ठीक है। अब स्टोरेज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीमेंट शुड बी स्टोर्ड इन द स्पेसिफिक वाटर टाइट शेड with the dry damp. Waterproof walls and leak-proof roofs on the top. अगर वो उसमें लीकेज होगी तो पानी आएगा और वो खराब करेगा। The cement bags should be placed at a distance of 30 centimeters from the walls. Stacks of bags should
be of such a height as can be handled easily. एक दीवारों से 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, दीवार के साथ नहीं बिल्कुल लगा के रखना चाहिए, और हाइट बहुत ज्यादा नहीं करनी होनी चाहिए इसमें, ताकि उसको हम उठा सकें, इजीली मूव कर सकें। सीमेंट बैग शुड बी अरेंज that they can be used on the principle of first come first serve basis। हाँ, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर इसका जो स्टोरेज एरिया है ना, तो सेंटर में हो, कि अगर नए जो है वो बैग्स आ रहे हैं तो वो ये ना हो कि वही पहले यूज हो जाए, पुराने नीचे वैसे ही पड़े रहे। तो ऐसा होना चाहिए कि नए जो आ रहे हैं वो पड़े हैं, पुराने यूज हो रहे हैं, फिर नए आ रहे हैं पड़े हैं, तो वो फर्स्ट कम सब फर्स्ट सर्व बेसिस पे होना चाहिए, ताकि जो अगर वो ज्यादा देर के लिए पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा। सीमेंट बैग शुड बी स्टैक्ड क्लोज्ड टुगेदर टू अवॉइड फ्री सर्कुलेशन ऑफ द एयर। वो एक दूसरे के साथ साथ रख के करके उनको रखना चाहिए, ताकि उनके इन बिटवीन एयर ना आ सके। स्टोरिंग ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग रेनी सीजन शुड बी अवॉइडेड। Okay. As far as possible, the storing of cement for a long period should be avoided। बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए इसको नहीं रखना चाहिए। When cement is to be stored in the bulk form, it should be stored in airtight cylindrical containers known as silos and bins। ठीक है, वो कंटेनर एयरटाइट कंटेनर्स होते हैं, उनमें इसको करना चाहिए। एडमिक्सचर्स जो हैं वो डिफरेंट डील्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वोल्केनिक इरप्शंस या फ्लाई ऐश वगैरह, ये मटेरियल्स यूज होते हैं। आर द मटेरियल व्हिच आर एडेड इन द सीमेंट मोटर और कंक्रीट टू इंप्रूव अपॉन देयर क्वालिटी। ये फॉलोइंग जो है वो बेनिफिट्स देते हैं। इंप्रूव द वर्केबिलिटी, रिटार्ड सेटिंग एक्शन ऑफ मोटर एंड कंक्रीट, उसमें चेंजिंग करता है उसके एक्शन को, सेटिंग एक्शन को। इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट, इंप्रूव द वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट मोटर और कंक्रीट, reduce the bleeding and segregation effect of concrete, and reduce shrinkage during the setting mortar और concrete। तो shrinkage वगैरह को अवॉइड करता है, और जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है उसमें जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें ग्रेवल यूज होता है, तो ग्रेवल की वजह से सेग्रीगेशन हो सकती है, मटेरियल इधर नॉन होमोजेनियस स्ट्रक्चर जो बन सकता है वो उसका मिक्सचर, तो उसको कवर करते हैं एडमिक्सचर ऐड करके। ओके जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैसेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज।